अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 7 क्लास 10 के साथ आज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है वेक्टर। और वेक्टर के एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो इस चैप्टर का नाम बेसिकली है वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कहा जाए कि आपका जो स्कूल है वो आपके घर से, ये होम है सपोज करते हैं, और ये आपका स्कूल है, इसका स्कूल का होम से कितना डिस्टेंस है, तो इसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? डिस्क्राइब करेंगे विद रिस्पेक्ट टू होम। होम को आप कहेंगे फिक्स पॉइंट, जिसको हम ओरिजिन मानते हैं, और स्कूल जो है वो आपका वो पोजीशन होगी स्कूल, घर से स्कूल की। तो यानी इसको आपको बताने के लिए आप बताना पड़ेगा स्कूल कहाँ आपके घर से 3 किलोमीटर वेस्ट में है, नॉर्थ में है या साउथ में है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको मैग्नीट्यूड भी आप बताएं, यानी 3 किलोमीटर क्या होगी, मैग्नीट्यूड है आपके घर से, और वेस्ट या ईस्ट में है वो इसकी डायरेक्शन होगी। तो मैथमेटिकली किसी वेक्टर को हम ए से डिनोट करते हैं, और ए जो वेक्टर ए जो है वो किसके इक्वल होता है? मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। अब जो ए पे मैं कैप डाली है, इसका मतलब होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है, और ये चीज़ मैग्नीट्यूड बताती है। जैसे यहाँ पर 3 किलोमीटर क्या है? मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ है, तो वो आपको यूनिट वेक्टर बताएगा। अब यूनिट वेक्टर 3 टाइप के होते हैं। आई यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस होता है, जे यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और के यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्स जेड एक्सिस। 3 टाइप के यूनिट वेक्टर आप देखेंगे यहाँ पर, आई जे के। आई अलोंग एक्स एक्सिस, जे अलोंग वाई एक्सिस, और के अलोंग जेड एक्सिस। इसके बाद दूसरी बारी आती है पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर डिस्क्राइब करता है पोजीशन ऑफ ए पार्टी फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। जैसे इसी एग्जांपल को ले लेते हैं हम, हमारे पास ये स्कूल है और ये आपका होम है। तो स्कूल की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू होम, तो ये वेक्टर जो बताएगा वो होगा पोजीशन वेक्टर। ये तो एक फिक्स पॉइंट से आ जाता है, लेकिन अगर कोई 2 पॉइंट्स जो हैं वो हवा में हों, जैसे यहाँ पर मैं, ये आपके पास ओरिजिन है, यहाँ पर 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए यहाँ पर है और दूसरा पॉइंट बी यहाँ पर है। तो इनका पोजीशन वेक्टर आप कैसे निकालेंगे? ए को मैं फिर कह देता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, और बी के कोऑर्डिनेट्स में कह देता हूँ x2 y2 हैं। तो इनका पोजीशन वेक्टर आप कैसे बताएंगे? तो आपने इसको ओरिजिन के लिहाज से डिवाइड करना है। जैसे ये ओ है, आपके पास पहली चीज़ ओ ए आ जाएगी। ओ ए बताएगा आपको दिस, एंड ओ बी आपको बताएगा दूसरा। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा आपका पोजीशन वेक्टर, वो कैसे निकलेगा? ओ बी माइनस ओ ए, यानी जो आपका वेक्टर ए बी है, पॉइंट अगर आपको उन्होंने नहीं दिए हुए, कहीं फिक्स नहीं है, और वो एयर हवा में कहीं लटका हुआ है वो पॉइंट, तो उनका पोजीशन वेक्टर ए बी किसके इक्वल आ जाएगा? ओ बी माइनस ओ ए। अब ओ बी क्या होगा? जो पोजीशन वेक्टर होगा बी का। ओ ए क्या होगा? पोजीशन वेक्टर होगा ए का। यानी हम कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। जो ए बी वेक्टर हम निकालेंगे, अगर जो क्वेश्चन हम अभी करेंगे वो इसी से रिलेटेड है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। आसान सा इसका कंसेप्ट है। या इसको मज़ीद करना चाहें तो आप करेंगे x2 माइनस x1। चूँकि ये x एक्सिस में है तो अलॉन्ग आई लिख देते हैं साथ, प्लस y2 माइनस y1, इसको j लिख देंगे।
देखें, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इंटू आई प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अगर तीसरा पॉइंट है जेड एक्सिस में तो उसको हम Z2 माइनस Z1 करेंगे। अभी हम इसके क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 14 है वो इसी से रिलेटेड है। उसके बाद यूनिट वेक्टर आएगा, वो अगले क्वेश्चन से रिलेटेड है। यूनिट वेक्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म इस जो चैप्टर में यूज़ हो रही है। ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, इसका कोई ना कोई क्वेश्चन बोर्ड में इंक्लूड होगा। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? आपको वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड और इसको डिनोट करते हैं ए कैप से। डिनोट करेंगे इसको कैप से, ए कैप इज इक्वल टू जो वेक्टर आपको दिया हुआ है वो और मैग्नीट्यूड जो दी हुई है आपको वो। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकाली जाती है? सपोज करते हैं आपके पास कोई वेक्टर है ए 3xi प्लस 4yj, ये वेक्टर है। इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो हम मोड डाल के इसको डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब कोफिशिएंट ऑफ आई कंपोनेंट 3 का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई कंपोनेंट इसका स्क्वायर। ठीक है, वैसे आपको 3i प्लस 4j दिया होगा वेक्टर, x वगैरह नहीं, x तो हमें पता चल जाएगा, i अलॉन्ग x एक्सिस है। तो आपने कोफिशिएंट ऑफ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग x एक्सिस, कोफिशिएंट ऑफ y एक्सिस यूनिट ऑफ वेक्टर ऑफ y एक्सिस। तो 9 प्लस 20 16 आ गया। तो कितना आ जाता है? √25 या फिर 5। तो ये यूनिट मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है। ये भी हम तफसील से क्वेश्चन नंबर 16 में डिस्कस करेंगे। अभी उसके बाद हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 क्वेश्चन में पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट यूज़ होगा, इसलिए उसको आपने अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करना है ताकि आपको बोर्ड में किसी किस्म का प्रॉब्लम ना आए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। गिवन दैट d इंटू डी पॉइंट आपको दिया हुआ है 3 - 2, फिर ई वेक्टर आपको दिया हुआ है -3 - 5, f दिया है 0 5, g दिया है 3 6, फाइंड, पहला वेक्टर आपने निकालना है d और e। ठीक है, आपको डी पॉइंट्स भी, डी के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं, ई के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था ये आपका बेसिकली पोजीशन वेक्टर होगा। ये कुछ ऐसे आ जाएगा जैसे ये डी पॉइंट है कहीं पे और ये ई पॉइंट है आपके पास। इसको और अच्छा कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। देखें, ये डी पॉइंट और ये ई पॉइंट है, ये आपको वेक्टर तलाश करना है। तो हमें पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट से वेक्टर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, दो इसके पोजीशन वेक्टर आप में समझाने के लिए ड्रा नहीं करना आपने। ये ओ पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट। तो एंड पे जो पॉइंट लिखा है उसको पहले लिखें, ओ ई माइनस ओ डी, ओ ई माइनस ओ डी जैसे। या फिर आप इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको पहले लिख लें। पहले आप क्या करें जी, ये किसके इक्वल होगा, डी ए ई, डी किसके इक्वल होगा, ओ ई माइनस ओ डी, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ ई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। अब चूंकि पॉइंट हमें दिए हुए हैं, पॉइंट क्या क्या है, डी के पॉइंट हैं 3, -2 और ई के पॉइंट है -3 - 5। ठीक है, अब इसको जो डी पहला नंबर पे पॉइंट लिखा है इसको कह देते हैं x1 y1, इसको कह देते हैं x2 y2। तो फाइनल हमारे पास कैसे आएगा, डी ई
x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे। अब x2 क्या है यहाँ पर -3, उसके बाद माइनस x1 क्या है हमारे पास 3, ठीक है, यानी x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 -5, फिर फार्मूले वाला माइनस, यहाँ पर फिर माइनस इंटू जे। तो कितना बन जाएगा -6i प्लस -5 और -+2 इंटू जे। क्या आ गया हमारे पास -6i, ये आया -3j। तो ये हमारे पास आ गया DE वेक्टर। कोई मुश्किल काम नहीं है, फाइनल माइनस इनिशियल कर लें। DE लिखा है, फाइनल पे क्या है आपके पास E पॉइंट और पहले नंबर पे क्या है D पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, यानी E के पॉइंट x में से x, y में से y माइनस कर दें, तो ये आपके पास वेक्टर आ जाएगा। जैसे मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे भी एक रफ सा वेक्टर ड्रा किया। आपने ड्रा नहीं करना, सिर्फ आपने कैलकुलेट करना है, समझने के लिए करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। DE वेक्टर आया तो OE माइनस OD, या फिर आप कहें x2 माइनस x1। x2 क्या होगा कोऑर्डिनेट ऑफ E वेक्टर, और x1 क्या होगा आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस। एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको थोड़ा और आइडिया हो जाए। DE प्लस FG, यानी दूसरा पार्ट है इसका, एक वेक्टर आपने निकालना है DE जो कि इसी से निकलेगा, और दूसरा वेक्टर है FG, और फिर इन दोनों को आपस में ऐड करना है। तो DE अभी हमने निकाला था, दोबारा निकाल लेते हैं। तो DE किसके इक्वल हो जाएगा OE माइनस OD पोजीशन वेक्टर, प्लस FG किसके इक्वल आएगा OG माइनस OF, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखें जी, अब हम निकालते हैं OE कैसे आएगा जी, ये आपके पास है x2 और ये क्या है x1, तो मैं इसको लिख देता हूँ x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1, ठीक है। मैं पहले DE निकाल रहा हूँ। तो x2 कितना है -3, और x1 कितना है -3, +3 है लेकिन फार्मूले में -3 है, प्लस y2 कितना आया मेरे पास -5, और फिर -2 इंटू जे। आगे चलते हैं, यह आ जाएगा -6i और माइनस अभी हमने किया था 3j। ये आपके पास कौन सा वेक्टर आ गया DE। तो पहले हमने क्या निकाला DE। अब हम निकालते हैं FG और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे। FG कैसे आना है हमारे पास OG माइनस OF, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब G और F किधर है हमारे पास, G ये है, F ये है। तो मैं क्या करता हूँ इसको, और चूंकि फाइनल पे क्या लिखा हुआ है G, तो मैं इसको x2 y2 के कोऑर्डिनेट्स, इसको x1 y1 कह देता हूँ। फाइनल के पॉइंट 2 के लिहाज से डिनोट कर देंगे, फर्स्ट के उससे। अब नीचे इसको मैं लिखता हूँ x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे। x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना है 0 इंटू आई प्लस y2 कितना है 6 माइनस 5 इंटू जे,
ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आपको किसी किस्म का इशू ना हो। ये आ जाएगा 3i प्लस जे। ठीक है, ये दो वेक्टर आ गए हैं। अब मैंने इन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, क्योंकि यहाँ देखें डी ई प्लस एफ जी है, तो इनको ऐड कर देते हैं। डी ई प्लस एफ जी, डी ई कितना है मेरे पास -6i माइनस 3j प्लस एफ जी कितना है 3i प्लस जे। दोनों मैंने ऐड कर दिए हैं। आई में से आपने आई माइनस करना है, जे में से जे, तो -3i और ये माइनस इसमें से करें तो 2j। तो ये आपके पास फाइनल वेक्टर जो है वो आ गया है। इसी तरह आगे चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में है 3EF माइनस 2EG। अब हमें एक तो वेक्टर चाहिए EF और दूसरा वेक्टर चाहिए EG। तो मैं पहले EF चूँकि निकालना है तो मैं E के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिख लेता हूँ -3 -5 और F के कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ 0 और 5। पहले मैंने E निकालना है। EF किसके इक्वल होगा, तरतीब से आप लिखते हैं OF फाइनल F होता है माइनस OE फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ O F माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ OE। अब इस पे देखें एंड पे क्या लिखा हुआ है F, तो इसके कोऑर्डिनेट को x2 y2 कहते हैं। E पहले में लिखा है तो x1 y1 कहते हैं। इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे। अच्छा, x2 अब OE माइनस OF माइनस OE है तो x2 कितना है 0 माइनस आपके पास E कितना आया है -3 इंटू आई प्लस y2 कितना है 5 माइनस -5 इंटू जे इज इक्वल टू देखें 0 माइनस माइनस प्लस 3i हो गया प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 10j हो गया इज इक्वल टू ये क्या है हमारे पास EF है। फिर मैं निकालता हूँ EG। EG निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले E और G के कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ -3 -5, G के कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ 3 और 6। फिर मैं देखूँगा पहले नंबर पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है E और दूसरे नंबर पर है G, यानी कि ये क्या हो जाएगा G मेरा फाइनल पोजीशन है OG माइनस OE पोजीशन वेक्टर ऑफ G माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। अच्छा, G फाइनल पे है तो इसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 और x2 y2 कह देता हूँ मैं, और इनको कह देता हूँ x1 y1। अब मैं इधर पुट कर देता हूँ x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे। x2 कितना है मेरे पास 3 माइनस फिर -3 है इंटू आई प्लस y2 कितना है 6 माइनस जे। देखें पहले का माइनस था, एक माइनस फार्मूले वाला है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस माइनस प्लस 3 6i प्लस माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 5 कितना आ जाता है 11j।
अब हमें चाहिए 2 टाइम्स ऑफ ई एफ माइनस 3 टाइम्स ऑफ ई एफ माइनस 2 टाइम्स ऑफ ई जी। तो 3 टाइम्स ऑफ ई एफ क्या है मेरे पास, दिस वन 3i प्लस 10j माइनस 2 टाइम्स ऑफ ई जी 6i प्लस 11j। आगे चलते हैं, इनको मल्टीप्लाई करा देते हैं। 9i प्लस 30j माइनस 12i, देखें मल्टीप्लाई 3 3 ज़ार 9, 3 10 ज़ार 30, फिर 2 6 ज़ार 12 और 2 11 ज़ार 22j। बाहर माइनस था, ये साइंस चेंज हो गए हैं। फिर 9i माइनस 12i प्लस 30j माइनस 22j। आई और आई को साथ रख लें, जे को साथ रख लें। अच्छा, यहाँ से आप मज़ीद इनको लिखते हैं। आई में से माइनस 9i माइनस 12i माइनस 3i हो गया, प्लस 30j में से 22 गया तो 8j। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। इसी तरह पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो आसान आसान से पार्ट है, इनको सिर्फ आपने जहन में रखना है। ये आपके पास है ई जी, और नेक्स्ट पार्ट के लिए ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए मैं इसको अरेज नहीं कर रहा। फोर पार्ट में है आपके पास 3/2 डी एफ प्लस 1/2 ई जी। ठीक है, तो हमने ई जी यहाँ पर पहले का लिखा हुआ है। यहाँ पर करना क्या है, आपने पहले डी एफ निकालना है, फिर उसको मल्टीप्लाई करा देना है 3/2 से। इसी तरह आपने ई जी निकालना है वेक्टर, और फिर उसको मल्टीप्लाई करा देना है 1/2 से। तो हम पहले वेक्टर निकालेंगे, फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आपस में ऐड करेंगे। यानी पहले मैं ये निकालना चाह रहा हूँ, 3/2 डी एफ किसके इक्वल हो जाएगा, 3/2 इंटू ओ एफ माइनस ओ डी। ठीक हो गया, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस। मजीद इसको आगे क्या लिख सकता हूँ, 3/2 x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे। अब देखते हैं डी और एफ में, ये डी है और ये आपके पास एफ। तो हम देखते हैं इनके x1 y1 क्या होंगे हमारे पास। डी हमारे पास क्या है, 3 - 2, और दूसरा है एफ हमारे पास है 0 और 5। ठीक है, अब एफ फाइनल पॉइंट है, तो इसको मैं कहता हूँ x2 कोऑर्डिनेट है और ये इसका x1 कोऑर्डिनेट। इसी तरह डी पहले नंबर पे लिखा हुआ है यहाँ पर, तो डी के कोऑर्डिनेट x1 हो गए और y1 हो गए। ये सब करने के बाद आपसे गलती के चांस नहीं होंगे, तो फिर आपने इसमें वैल्यूज पुट कर दें। 3/2 एज इट इज़, x2 क्या है मेरे पास 0, माइनस x1 कितना है 3 इंटू आई, प्लस y2 कितना है मेरे पास, ये y1 था, y2 है 5 माइनस y1 कितना आ जाता है इंटू जे, या फिर इसको लिखें 3/2 इंटू 0 - 3 माइनस 3i प्लस 5 माइनस माइनस प्लस, तो 7j। ये हमारे पास आ गया वेक्टर। आप चाहें तो इसको अंदर 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगला वेक्टर हमारे पास क्या है, ई जी।
1/2 EG मैंने पहले का निकाला हुआ है, तो मैं इसी को अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा 6i प्लस 11j। देखें ये मैंने पहले का उसी पार्ट का यूज़ कर रहा हूँ। तो मज़ीद करते हैं इसको, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करा दें, 6i डिवाइडेड बाई 2 प्लस फिर 11j डिवाइडेड बाई 2। ये आप देखें सिंपलीफाई हो रहा है तो मैं कर देता हूँ, 3i प्लस 11j डिवाइडेड बाई 2। आपने हर एक से नीचे मल्टीप्लाई करना है। आप 3 और 3 से मल्टीप्लाई कराता हूँ मैं, 9i डिवाइडेड बाई 2, फिर 3 को मैं इधर मल्टीप्लाई कराऊंगा प्लस 21j डिवाइडेड बाई 2। अब ये मेरे दोनों चीज़ें आ गई हैं, 3/2 df भी आ गया और 1/2 eg भी आ गया। इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, तो कर देते हैं जी 3/2। अब इसमें ये चीज़ें आ जाएंगी, पुट करूँगा 3/2 df क्या है, -9i/2 प्लस 21j/2। इसी तरह प्लस 3i प्लस 11j डिवाइडेड बाई 2। अब i और i को इकट्ठा लिखने की कोशिश करें आप, -9i/2 प्लस 3i, ठीक हो गया, और आगे कितना आ जाएगा, प्लस 21j डिवाइडेड बाई 2 प्लस 11j डिवाइडेड बाई 2। वैसे तरीका यह है, आप इसमें से i कॉमन ले लें और बाकी क्या लिख दें, -9/2 प्लस 3 प्लस j कॉमन ले लें 21/2 प्लस 11/2। ठीक है, फिर आप अंदर जो है उनका एलसीएम लेके सॉल्व करें। जैसे ये है मेरे पास 9/2 प्लस 3, i तो बाहर लिखा हुआ है, 2 3s are 6, 9 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह प्लस j लिख देता हूँ पहले, और यहाँ देखें एलसीएम दोनों का सेम है, 2 है, 21 प्लस 11। एलसीएम तो लेना उम्मीद है आपको आता होगा, i इंटू 15/2 प्लस कितना आ रहा है, j इंटू 32/2। आप सिंप्लीफाई जो हो रहा है कर दें, ये इससे हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो इसको मैं लिख देता हूँ 15i डिवाइडेड बाई 2 प्लस 16j। ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया। उसके बाद पार्ट 5 है, उसको देखते हैं। पार्ट 5 में df माइनस ef माइनस 2 टाइम्स ऑफ fg। तो ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है, यानी हमें क्या क्या चाहिए, df चाहिए, ef चाहिए और fg चाहिए, तीनों वेक्टर चाहिए। उनको फिर हमने आपस में सब्ट्रैक्शन या एडिशन जो भी आएगी वो करनी है। तो पहले df निकाल लेते हैं। df क्या होगा, OF माइनस OD, ठीक है, या फिर x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू j। अब df निकालने का देखें, पहले भी हम निकाला था, ये df वेक्टर पहले के मेंशन भी हुए हैं। तो x2 माइनस x1 मैंने लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 0 माइनस 3 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे, अच्छा, इज इक्वल टू माइनस 3i और प्लस 7j। ये हमारे पास आ गया वेक्टर df। अब वेक्टर निकालते हैं ef, ठीक हो गया।
ई एफ किसके इक्वल आ जाएगा, ओ एफ माइनस ओ ई, यानी ओ के एफ के कोऑर्डिनेट्स और एफ फाइनल है तो ई मेरे पास इनिशियल बन जाएगा -3 -5। इसके कोऑर्डिनेट्स को x1 और y1 कहूँगा मैं। ठीक है, यह फाइनल है तो x2 y2, ई इनिशियल है तो x1 y1। मज़ीद आगे देखते हैं, इसको लिख देते हैं x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे इज इक्वल टू x2 कितना है 0 -3 इंटू आई, देखें 0 और माइनस फार्मूले का है, माइनस इसका है, प्लस y2 कितना है 5 माइनस फिर -5 इंटू जे। क्या लिखा जाएगा जी, 0 माइनस माइनस प्लस 3i प्लस 10j। अब आखिरी वेक्टर है एफ जी, यह है 2 टाइम्स ऑफ एफ जी, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा 2 टाइम्स ऑफ ओ जी माइनस ओ एफ। तो एफ तकरीबन सबके साथ ही है। अब जो पॉइंट एफ है मेरे पास 0 एंड 5 और जी मेरे पास कितना है 3 एंड 6। चूँकि ये फाइनल पे लिखा हुआ है इसलिए इसकी कोऑर्डिनेट्स आएंगे x2 और y2, इसके आ जाएंगे x1 y1। ये तब मैं आपको मेंशन कराना सिखा रहा हूँ ताकि आपको वेक्टर निकालने में कोई किसी किस्म का मसला ना रहे। इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस, इसको स्क्वायर ब्रैकेट से नोट करते हैं, प्लस y2 इज इक्वल टू अच्छा 2 इंटू x2 कितना है हमारे पास 3 माइनस 0 इंटू आई प्लस y2 कितना है 6 माइनस 5 इंटू जे। ये कितना बन जाएगा 2 इंटू 3i प्लस जे, या इसको क्या लिख देंगे आप 6i प्लस 2j। अच्छा, अब हमारे पास सारे वेक्टर आ गए, मैं इधर पॉइंट पुट कर रहा हूँ। डी एफ कितना है मेरे पास -3i प्लस 7j, आगे माइनस है माइनस डाल दिया। ई एफ कितना है, ई एफ मेरे पास है 3i प्लस 10j, आगे फिर माइनस माइनस डाल दिया, और 2 टाइम्स ऑफ ई एफ मैंने डायरेक्ट ही निकाला हुआ है 6i प्लस 2j। पहले आप ब्रैकेट्स ओपन करें, -3i प्लस 7j माइनस 3i माइनस 10j माइनस 6i प्लस माइनस 2j। उसके बाद i और i को इकट्ठा करके लिखें, j और j को इकट्ठा करके फिर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करें। जैसे यहाँ पर कितने आई हैं -3i फिर -3i फिर -6i, ठीक है, प्लस 7j है पहला, दूसरा -10j है और तीसरा -2j है। अब इनको आप इनके कोफिशिएंट ऐड कर सकते हैं, -3 -3 -6 -12i, फिर प्लस 7 और ये है -10 -2 तो ये बनता है -5j। ये आपका रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, उसमें निकालने हैं हमने मोड ऑफ वेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 15 7.2 ए, दो वेक्टर हमें दिए हुए हैं और नीचे डिफरेंट कंडीशंस के तहत उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन आम अलजेब्रिक मेथड से ही होती है।
इसमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना पड़ता है आपको i में i और j में j, यानी सेम यूनिट वेक्टर आपस में ऐड करने पड़ते हैं। अब a उन्होंने हमें क्या दिया, ai 3i + 5j, और b हमें दिया 2i - 4j। हमें कहा जा रहा है a + 2b फाइंड करें, यानी वेक्टर a में आपने क्या ऐड करना है, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर b। तो कोई आसान से पार्ट है ये। 3i + 5j + 2 को पहले अंदर मल्टीप्लाई कराएं, 4i - 8j, सिंपल अलजेब्रिक मेथड है। अब उसके बाद i और i को आपने साथ लिख दें, डायरेक्ट ऐड करना चाहते हैं तब की आपकी मर्ज़ी है, मैं सेपरेट करके लिख रहा हूँ। पहले i को i के साथ लिख दिया, 7i - 5i में से गया 8j, तो 5j से 8j गया तो 3j, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। दूसरा पार्ट है 2a - 3b, 2 टाइम्स ऑफ a वेक्टर - 3 टाइम्स ऑफ b वेक्टर। तो पहले हम ये निकाल देते हैं 2, उसके बाद a वेक्टर दिया है 3i + 5j - 3 टाइम्स ऑफ b वेक्टर कितना है, 2i - 4j। 2 को पहले अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, 6i + 10j - 6i + 12j। अब देखें 6i और 6i ये कैंसिल हो रहे हैं, तो 0i + 10 और 12 22j, ये हमारे पास सेकंड पार्ट आ गया। थर्ड पार्ट है 5 टाइम्स ऑफ 2a + b, 2a + b, यानी हमने थर्ड पार्ट में क्या करना है, पहले a और ये इसको ऐड करना है और फिर आंसर को 5 से मल्टीप्लाई करा देना है। 2 × a का मतलब a वेक्टर प्लस b का मतलब है 2i - 4j। जैसे मैथ के रूल के मुताबिक ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें पहले सॉल्व करें, 6i + 10j + 2i - 4j। इसी तरह 5 टाइम्स ऑफ 6i और 2i कितने हो गए, 8i, 10j में से 4j गए तो 6j। आगे चलें तो 5 को अंदर मल्टीप्लाई करा दें, 40i - 30j, ये हमारे पास थर्ड पार्ट आ गया। फोर्थ पार्ट क्या है, 0.5 टाइम्स ऑफ a - b, यानी a - b, हमने a वेक्टर से b वेक्टर ना माइनस करना है और जो आंसर आया 0.5 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। a वेक्टर मेरे पास कितना है, 3i + 5j माइनस b वेक्टर कितना है, 2i - 4j। 0.5 3i + 5j - 2i + 4j। और आगे देखें इसको, 0.5 3i और 2i चले गए जी, एक i बच गया तो i लिख देता हूँ मैं जस्ट, 5 और +4 9j आ गया। अब आप 0.5 को अंदर मल्टीप्लाई करा सकते हैं, 0.5i + 9 को 0.5 से मल्टीप्लाई कराएं तो 4.5j आता है। इस तरह ये 4 पार्ट था, आसान से पार्ट हैं। अगले पार्ट्स में हमने क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। अगले पार्ट में है a + b मैग्नीट्यूड। इसका क्या मतलब होता है, सबसे पहले इसको समझ लें आप। पहले हमने a और b वेक्टर ऐड करने हैं और जो आंसर आएगा उसकी मैग्नीट्यूड निकाल देनी है। तो मैग्नीट्यूड निकालने का मैं आपको बताता हूँ। पहले हम a + b वेक्टर निकालते हैं, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ठीक है। 3i में 2 ऐड करें, कितना आ जाएगा, 5i +
5j में 4j माइनस करें तो j। अब हमने इनको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड, 5a प्लस j का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, वही स्क्वायर रूट के अंदर आई कंपोनेंट्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जैसे 5 है यहाँ पर, प्लस j कंपोनेंट्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर। यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है, ये कितना आ जाएगा, √25 प्लस 1 इज इक्वल टू √26। नेक्स्ट है a माइनस b का मैग्नीट्यूड। ठीक है, a वेक्टर को माइनस करें b वेक्टर से और फिर उसका मैग्नीट्यूड ले लें। तो a वेक्टर लिखते हैं 3i प्लस 5j माइनस 2i माइनस 4j। 3i प्लस 5j माइनस 2i प्लस 4j। आगे 3i में से एक i चला गया, 2i चले गए, एक i आया, प्लस 9j। अब हमने इसका क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। मोड पढ़ते हैं इसको मैग्नीट्यूड से। तो कोफिशिएंट ऑफ i 1 का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j 9 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, √1 प्लस 81, या इसको लिख सकते हैं √82। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पार्ट, a मैग्नीट्यूड प्लस 2 टाइम्स ऑफ b मैग्नीट्यूड। a मैग्नीट्यूड 7 पार्ट है प्लस 2 टाइम्स ऑफ b मैग्नीट्यूड। तो इसमें आपको देखें, सबसे पहले इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी पड़ेगी, फिर b की मैग्नीट्यूड निकाल कर 2 से मल्टीप्लाई करनी है, फिर आपने इनको ऐड कर देना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं a की मैग्नीट्यूड। a वेक्टर क्या है मेरे पास, 3i प्लस 5j, तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 प्लस 25 या फिर 34। अब 2 टाइम्स ऑफ b मैग्नीट्यूड, 2 को एज इट इज लिख दें और मैग्नीट्यूड निकालते हैं b वेक्टर की, तो कितना आती है, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, j का जो भी कोफिशिएंट होगा उसका, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर आ जाता है 4 प्लस इसका आ जाता है 16 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 20। अब इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ b, जस्ट ऐड कर दें, √34 प्लस 2 √20। चूँकि ये ऐड नहीं हो रहे, आप चाहें तो पॉइंट्स में भी इनका आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो ज़रूरत नहीं है, यहीं पर आप रोक सकते हैं। पॉइंट में लिखना चाहते हैं, आपकी बुक में पॉइंट में आंसर है, तब भी कोई इशू नहीं है। 3.4 प्लस तो ये आता है 5.83 प्लस 8.94। ये बनता है 14.77 ऑलमोस्ट। आपकी मर्ज़ी है, यहीं तक छोड़ दें तब भी आंसर ठीक है, आगे तक जाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b। मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस, मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ a निकाली हुई है यहाँ पर, √ और मैग्नीट्यूड ऑफ b भी यहाँ पर है, कितनी है, √20। तो इन दोनों को ऐड कर देना चाहते हैं करें, नहीं तो आप यहीं पर छोड़ दें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
16 है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द वेक्टर इज पैरेलल टू दिस। अब यहाँ पैरेलल वेक्टर्स का कंसेप्ट यूज होगा। अब पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? सपोज करें हमारे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। ठीक है, ए की मैग्नीट्यूड में ले लेता हूँ 4 और इसकी मैग्नीट्यूड क्या ले लेता हूँ मैं 8 है। ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे अगर ये एक दूसरे का प्रोडक्ट कुछ ऐसे हो, जैसे बी ए क्या है आपके पास, जो बी वेक्टर देखें कितना बड़ा है, 8 बड़ा है, 8 है ना, ये 4 है। तो बी वेक्टर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ 4 लिख सकता हूँ ना। यानी जो बी वेक्टर है वो क्या है 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनकी मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट होगी, डायरेक्शन सेम होगी। देखें डायरेक्शन दोनों की सेम है। एंटी पैरेलल में डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगी। तो इनकी मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन, जो मैग्नीट्यूड डिफरेंट लेकिन डायरेक्शन सेम होती है। तो फिर इसके लिए कंडीशन जो आपकी बुक में यूज होती है b इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ a। अब के ए लिख दें तो बेहतर है, लेमडा आपको मुश्किल लगता है, के लिख देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि एक वेक्टर दूसरे की वेक्टर से कुछ उसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 थी तो मैंने यहाँ 4 ही लिख दिया, लेकिन जो 2 टाइम्स इससे बड़ी थी, हो सकता है 3 टाइम्स बड़ा हो वेक्टर, दूसरा टाइम बड़ा हो। तो पैरेलल वेक्टर्स की ये कंडीशन होती है b इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए। यानी के का मतलब है कुछ टाइम जो है वो ए दूसरे वेक्टर से, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से बड़ा होगा। अब अगला क्वेश्चन इसी तरह से दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। फाइंड पी इफ, कंडीशन क्या है, u इज 3i plus 6j parallel to i plus pj। v वेक्टर के इस तरह, v वेक्टर आपके पास ये है, हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है। आप यूं समझ लें, इसके लिए कंडीशन ये लगाएंगे कि अगर u इज पैरेलल टू v, देन आपके पास क्या होगा, v इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ u वेक्टर। v क्या होगा, k टाइम्स ऑफ u वेक्टर होगा, या आप कह सकते हैं u टाइम्स ऑफ वेक्टर दिस होगा। अब चूंकि और तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया आपको, अब जस्ट आप वैल्यूज पुट कर दें। v वेक्टर की वैल्यू क्या है, i प्लस पी जे और k इंटू 3i प्लस 6j। इस तरह क्वेश्चन में आपको कंपैरिजन करना पड़ जाता है। ठीक है, यानी आई कंपोनेंट को आप आई से कंपेयर करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है 3ki प्लस 18kj, मैंने k को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया है। अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे किस किस को, i को i कंपोनेंट से, जैसे i यहाँ पर है इज इक्वल टू 3ki। इसी तरह j को j कंपोनेंट से, पी जे इज इक्वल टू 18kj। अब पहले वेक्टर को अगर आप देखें, i को तो ख़त्म करें, यहाँ पर 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 3k। यहाँ पर k की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 1/3। इसी तरह यहाँ से अगर आप p को कंपेयर करते हैं j को, तो p इज इक्वल टू 18 टाइम्स ऑफ k। अब आपको पता है k की वैल्यू मिल जाए तो p आपको मिल जाएगा। k की वैल्यू आपने यहाँ से डाली हुई, निकाली हुई है, इक्वेशन नंबर a कर दें इसको, और इसको इक्वेशन नंबर b कर दें। इधर से k उठा के यहाँ डाल दें, p इज इक्वल टू 18 टाइम्स ऑफ 1/3। तो ये आपको कितना मिल गया, 6। देखें 6 1 6, तो p की वैल्यू कितनी मिल गई, 6।
इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कंडीशंस आपको क्या पता हो, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर्स का k टाइम्स होगा। k टाइम्स मीन कुछ स्केलर क्वांटिटी का मल्टीपल होगा। ठीक है, k यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी हो सकती है। स्केलर क्वांटिटी मीन 3 4 5 6 7 1 कुछ भी हो सकती है। अब हम चलते हैं 17 क्वेश्चन की तरफ। यूनिट वेक्टर मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया था, यहाँ पे मैं फिर बता देता हूँ। अगर आपके पास कोई वेक्टर ए है तो उसका यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालेंगे? वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। हमें क्या क्या चाहिए होता है? वेक्टर ए चाहिए होगा, जो भी वेक्टर होगा, लाजमी नहीं ए नाम हो उसका, और उसकी मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, तो आप देखें जैसे पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 17 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आपने लाजमी करना है, पे बोर्ड में आने के चांसेस होते हैं। ए वेक्टर हमें दिया हुआ है 2i माइनस जे 4j। बी वेक्टर हमें दिया हुआ है i माइनस 2j। एंड सी वेक्टर क्या दिया हुआ है हमें 1 3। ये आपको अब उन्होंने हाथ किया आपको, ये तो दिए हैं कंपोनेंट फॉर्म में, लेकिन ये किस में दे दिए हैं? कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म में जब दे दें तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 है तो आप लिख सकते हैं 1i प्लस 3j, कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला कार्टेशियन पॉइंट एक्स एक्सिस वाला होता है तो उसके साथ यूनिट वेक्टर i लगाते हैं और दूसरे के साथ j लगा देते हैं। अब हमने किस किस का यूनिट वेक्टर निकालना है? a प्लस p, इसका क्या निकालना है हमने? यूनिट वेक्टर, यानी दिस वन। सबसे पहले a प्लस बी को हम सिंगल वेक्टर बना देते हैं, लेट कर देते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर है कोई हमारे पास, यानी इन दो को ऐड करेंगे एक और वेक्टर मिलेगा। दो वेक्टर्स को ऐड करने से एक और वेक्टर मिल जाता है। तो a मेरे पास है 2i माइनस 4j प्लस i माइनस 2j। ये कितना मिल गया हमें? 2i और 1i 3i माइनस 4 माइनस 6j, तो सी वेक्टर मुझे मिल गया 6j। अब हम इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। सी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, वेक्टर हमें मिला हुआ है ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। मैग्नीट्यूड हमने पिछले क्वेश्चन में अभी निकालनी सीखी थी। वेक्टर सी हमारे पास कितना है? 3i माइनस 6j। इसका यूनिट वेक्टर, इसका आप निकाल दें मैग्नीट्यूड, कोफिशिएंट ऑफ दिस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। तो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था वो यहाँ पे कर रहे हैं। मज़ीद आगे देखें तो सी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस 6j डिवाइडेड बाय 9 प्लस 36, या फिर 3i माइनस 6j डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 45। और आगे लेके चलते हैं, इसको सिंप्लीफाई जितना हो सकता है करते हैं। ऊपर से 3 कामन है, i माइनस 2j डिवाइडेड बाय 45 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 अंडर रूट 5। कैलकुलेटर में डाल के चेक कर सकते हैं। 3 3 से कैंसिल हो रहा है, i माइनस 2j डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5। क्योंकि वेक्टर चाहिए हमें, तो वेक्टर में i कंपोनेंट सेपरेट होते हैं, हम लिख सकते हैं इसको i ओवर 5 माइनस 2j ओवर अंडर रूट 5। तो आपने एंड पे सेपरेट करके लिख देने हैं, ना भी लिखें तब भी यहाँ तक ठीक है आपका आंसर, क्योंकि ये वेक्टर है पूरा और इसके नीचे इसकी मैग्नीट्यूड है। दूसरा वेक्टर है, निकालना है हमने दूसरा यूनिट वेक्टर, किसका निकालना है? 2a माइनस c।
अब 2a माइनस सी, ए हमें दिया हुआ उन्होंने, ए हमारे पास कितना है 2i माइनस 4j, बी हमें दिया हुआ है i प्लस i माइनस 2j, और सी हमें क्या दिया हुआ है 1,3, यानी कि i प्लस 3j। अब हमें सबसे पहले तो ये वेक्टर चाहिए ना, 2a माइनस सी, एक सिंगल वेक्टर इसका बनाएंगे। तो हम सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं, लेट कर लेते हैं इसको किसी एक नाम के इक्वल। जैसे मैं एक वेक्टर कह देता हूँ, ए वेक्टर क्या है 2a माइनस सी वेक्टर। वैल्यूज पुट कर देते हैं 2 इंटू, देखें 2a वेक्टर में से एक सी वेक्टर माइनस हो रहा है, 2i माइनस 4j माइनस सी वेक्टर मेरे पास कितना है i प्लस 3j इज इक्वल टू 4i माइनस 8j माइनस, देखें मैं 2 अंदर मल्टीप्लाई करा चुका हूँ, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो ये मेरे पास कुछ सिनेरियो बन रहा है। अब 4i माइनस i माइनस 8j माइनस 3j, मैंने क्या किया है i के साथ i को और j के साथ j को लिख दिया है ताकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में आसानी रहे। अब मेरा वेक्टर a जो है ये आप किसके इक्वल रख दिया मैंने, a वेक्टर के, इसके इक्वल आ गया, या 4i में से 1 i गया तो 3i माइनस 11j। अब चूंकि मुझे मैग्नीट्यूड भी चाहिए तो मैग्नीट्यूड भी मैं निकाल लेता हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए किसके इक्वल आ जाएगी, √3 का स्क्वायर प्लस माइनस 11 का स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं √9 प्लस 1 to 1 √130, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अब मैं अपना यूनिट वेक्टर यानी कि ए याद रहे इस चीज़ के इक्वल है, ठीक है, ए यूनिट वेक्टर में निकाल सकता हूँ, किसके इक्वल होगा वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू, वेक्टर ए कितना है मेरे पास 3i माइनस 11j और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कितनी है 130, ये मेरे पास यूनिट वेक्टर आ गया। इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, a माइनस बी। अब हमारे पास पहले ये वेक्टर आएगा, तब उसका हम एक सिंगल वेक्टर आना चाहिए, तो दो वेक्टर्स इसमें हो रहे हैं, तो हम लेट कर देते हैं इसको 2a वेक्टर के इक्वल 2a माइनस बी, एक सिंगल वेक्टर हम बनाएंगे इसको, इनको सॉल्व करके 2 टाइम्स ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर, सॉल्व करते हैं इसको, a इज इक्वल टू 2 इंटू ए वेक्टर कितना है 2i माइनस 4j माइनस 1 माइनस 2j, i माइनस 2j, सॉल्व करें इसको, 2 ज़ार 4, i माइनस 8j माइनस i प्लस 2j। मैंने क्या किया है, जहाँ पर 2 लिखा हुआ था उसके बाद ए वेक्टर है तो ए वेक्टर पुट कर दिया, माइनस डाल दिया, उसके बाद बी वेक्टर ऐड कर दिया। अब सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं इसको, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराया 8i माइनस दिस जे, इसको मजीद क्या लिख सकता हूँ 4i माइनस i माइनस 8j प्लस 2j। अब मुझे वेक्टर ए क्या मिल गया 3i, देखें 2i में 4i में से 3i जा रहे हैं माइनस 6j। अब मैं इसकी मैग्नीट्यूड भी चाहिए यूनिट वेक्टर के लिए, क्योंकि देखें ए वेक्टर मिल गया, अब यूनिट वेक्टर चाहिए मुझे,
मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, 9 प्लस 36 इज इक्वल टू 45, या इसको क्या लिख सकते हैं 3√5। अब मेरे पास यूनिट वेक्टर आ सकता है, वेक्टर ए ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना है 3i माइनस 6j ओवर 3√5। तो ये मेरे पास यूनिट वेक्टर आ गया। उसके बाद 4 पार्ट है 3 इंटू ए प्लस सी। थ्री इंटू ए प्लस सी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ए प्लस सी वेक्टर को हम ऐड करेंगे और को 3 से मल्टीप्लाई करा के एक सिंगल वेक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें भी वही करें, आप इसको पहले एक सिंगल वेक्टर के नाम दे दें 3 इंटू ए प्लस सी। ठीक है, आगे वैल्यूज पुट कर दें, 3 को फिलहाल रहने दें, 2i माइनस 4j प्लस आई प्लस 3j। अब पहले अंदर देखें, एडिशन कर लें, 2i और 1i कितने हो गए 3i माइनस 4j प्लस 3j माइनस j। मज़ीद इसको आप अंदर लिख लें 9i माइनस 3j। ये हमारे पास एक वेक्टर ए आ गया। सबसे पहले हमने ये सिंगल कर दिया इसको। अब इसकी मैग्नीट्यूड भी चाहिए मुझे, 9 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। ये कितना बनता है 81 प्लस 9 इज इक्वल टू √90। अब हम यूनिट वेक्टर ऑफ ए निकाल सकते हैं, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। वेक्टर ए मेरे पास कितना है 9i माइनस 3j डिवाइडेड बाय √90। तो इस तरह से इसका भी यूनिट वेक्टर आ गया। आसान से पार्ट्स हैं, डिफरेंट टेक्निक से वो आपको सॉल्व कराना चाह रहे हैं। आपके सबसे पहले अगर ज़्यादा वेक्टर दे दिए हैं तो उनको आपने एक सिंगल वेक्टर बनाकर उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मैग्नीट्यूड निकालनी है, वेक्टर मिल जाएगा। तो जैसे आप 5th पार्ट है a प्लस बी प्लस 2c। ए वेक्टर कितना है 2i माइनस 4j प्लस आई माइनस 2j प्लस 2 टाइम्स ऑफ c। ठीक है, ये मेरे पास क्या है a प्लस बी प्लस 2c। इसको मैं एक सिंगल वेक्टर का नाम देने लगा हूं, अभी नहीं। 2i, पहले i को इकट्ठे कर लें, 2i प्लस आई प्लस 2 टाइम्स ऑफ आई, 2i हो गया ना, माइनस 4j माइनस 2j, और 2 को 3 से करें तो कितना आता है माइन प्लस 6j। अब 2i और 1i 3i और 2 5i हो गए हैं, 5i माइनस ये आ जाएगा 0j। अब हम लेट कर देते हैं a प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल टू वेक्टर ए। तो वेक्टर ए आपको क्या मिल गया 5i माइनस 0j, प्लस 0j लिखते हैं, माइनस तो नहीं। अब इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, या फिर इज इक्वल टू 5। अब मैं ए वेक्टर निकाल सकता हूँ, यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या है मेरे पास 5i प्लस 0j डिवाइडेड बाय 5।
तो सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप। 5i/5 प्लस 0j/5, 5 से कट रहा है, i प्लस 0j, तो ये आपको यूनिट वेक्टर मिल गया। चलते हैं 6 पार्ट की तरफ। 6 पार्ट में क्या है, 4a माइनस 2b प्लस c, 4a माइनस 2b प्लस का c। अब यहाँ एक सिंगल वेक्टर तो दिया नहीं है, हम इसको क्या कर सकते हैं, लेट एक वेक्टर किसको ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 4a माइनस 2b प्लस का c, यानी 4 टाइम्स ऑफ a वेक्टर माइनस 2 टाइम्स ऑफ b वेक्टर प्लस c वेक्टर। तो पहले ये वेक्टर निकाल लेते हैं, 4 टाइम्स ऑफ a वेक्टर माइनस 2 टाइम्स ऑफ b वेक्टर प्लस c वेक्टर। ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई कराएं, 8i माइनस 16j माइनस 2i प्लस 4j प्लस i प्लस 3j। अच्छा जी, 8 और 2 और ये आपस में लिख दें, 8i माइनस 2i प्लस i। इसी तरह j को लिख दें, अच्छा जी, 8 में से 2 गए 6, 6 और 1 7, 7i, और यहाँ देखें तो 4 और 3 7 माइनस 9j। ये a वेक्टर मुझे मिल गया। अब मैं इसकी मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड निकालनी तो आ गई होगी, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करता। कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर, अच्छा, इज इक्वल टू 49 प्लस 81 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 130, ऑलमोस्ट इतना बनता है। अब यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्या आ जाएगा, वेक्टर ए ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए। वेक्टर ए मेरे पास कितना था, 7i माइनस 9j डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 130। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 क्वेश्चन को समझ करने से पहले आपको वेक्टर की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी वो आपको पता हो। कोई भी वेक्टर किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड अ वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर। यानी अगर आपको एक वेक्टर चाहिए तो उस वेक्टर को डिफाइन करने के लिए क्या होता है, उसकी मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन चाहिए होती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड जैसे 4 5 6 जो भी होगी है, सो ऑन। अब क्वेश्चन नंबर 18 को आप देखते हैं तो फिर आपको मैं इसको और समझाता हूँ। इफ a इज इक्वल टू i माइनस 3j, b इज इक्वल टू 2i प्लस 4j, फाइंड, पहला पार्ट समझें और फिर आपको आसान हो जाएगी। फाइंड अ वेक्टर, एक वेक्टर आपने फाइंड करना है, हुज मैग्नीट्यूड इज 4, मैग्नीट्यूड कितनी है 4, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ a माइनस 2b। अब यहाँ देखें उन्होंने क्या कहा, एक वेक्टर फाइंड करना है जिसकी मैग्नीट्यूड उन्होंने दे दी है 4 है, ये चीज़ दे दी है। अब आपको ये चीज़ गिवन है,
इन द डायरेक्शन, ये आपको मैंने बताया था, जो यूनिट वेक्टर है वो क्या बताता होता है, बेसिकली डायरेक्शन बताता है। तो इसकी डायरेक्शन में हो, यानी ये चीज़ अब हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम किसी तरह इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल देते हैं और वो डाल कर यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर की क्या डेफिनेशन है, वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ ए। अच्छा, अब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है वेक्टर, क्या गिवन है हमें, a माइनस टू बी, ये एक हमें वेक्टर गिवन है। अब ये तो हमारे पास पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसको हम लेट कर देते हैं a के इक्वल, लेट a इज इक्वल टू a माइनस टू बी, यानी पहले ये वेक्टर निकालेंगे और इसकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड वेक्टर निकालना है ना, बेसिकली हमने इसका क्या निकाल देना है, यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड तो इसकी उन्होंने दे दी है हमें। अच्छा, अब a कितना है, i माइनस 3j माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2i प्लस 4j, i माइनस 3j माइनस 4i माइनस 8j, तो i माइनस 4i माइनस 3j माइनस 8j माइनस 3i माइनस 11j, ये हमें एक वेक्टर मिल गया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमें एक वेक्टर चाहिए जिसकी मैग्नीट्यूड उन्होंने दे दी है। तो वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हमें इस वेक्टर का निकालना है, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए हमें। तो मैंने इस वेक्टर को लेट कर दिया ए वेक्टर के इक्वल, यानी सिंगल वेक्टर कंसिडर किया, क्योंकि ये क्या है, दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन है। इसको सिंगल वेक्टर मैंने बना दिया। अब इसका चूंकि हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, मेरा टारगेट क्या है, इसका क्या निकालना है, मैंने यूनिट वेक्टर। तो उसके लिए वेक्टर और मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसी की मैं मैग्नीट्यूड भी निकाल लेता हूँ, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 11 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 9 प्लस 1 टू 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 130। अब मैं वेक्टर ए निकाल सकता हूँ, ये इसको फिर हम नाम चेंज कर देते हैं, इसको मैं कह देता हूँ, हाँ चले, ये तो ए वेक्टर है, इसको मैं किसका नाम दे दूँ, वेक्टर बी का नाम दे देता हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो ना। बी वेक्टर है और इसकी भी कोई भी नाम दे सकते हैं, ये बी वेक्टर, इसकी ये वेक्टर आया और ये इसकी मैग्नीट्यूड आ गई। ठीक है, अब जो वेक्टर हमें चाहिए बी वेक्टर, ठीक है, वो किसके इक्वल आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस टू बी, ठीक है, जो उन्होंने हमें दी हुई थी, इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ ए माइनस टू बी, जिसको मैंने यहाँ पर बी का नाम दे दिया। ठीक है, इसको देखें, आप कंफ्यूज ना हो जाएं इससे। एक वेक्टर है हमारे पास ए माइनस टू बी, जिसकी मैग्नीट्यूड 4 है, हमने एक और वेक्टर निकालना है इसकी डायरेक्शन में। ठीक है, और फिर मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, आप इसको कंफ्यूज ना हो, लेट नहीं करता, ए माइनस टू बी, इसको भी लिख दें ए माइनस टू बी की मैग्नीट्यूड आ गई है। ठीक है, तो बी वेक्टर क्या आ गया मेरे पास, इसकी मैग्नीट्यूड उन्होंने कहा हुआ था 4 है। ठीक है, कितनी है, 4, और इसका अभी हमने यूनिट वेक्टर निकाल दिया, कितना है वह यूनिट वेक्टर मेरे पास, माइनस 3i माइनस 11j डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 का 30, ये मैंने इसका यूनिट वेक्टर निकाल दिया था।
ठीक है। अब हमने ये हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया है। मज़ीद सिंप्लीफाई तो शायद नहीं हो रहा, इसलिए इसको आप यहीं तक रोक सकते हैं, बल्कि एक स्टेप कर लें। इसका एक स्टेप क्या हो जाएगा, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करा दें ओवर 130, तो ये हमारा जो रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया है। तो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में हमें उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से दिया है। एक वेक्टर हमने फाइंड करना है जिसकी मैग्नीट्यूड 4 है, एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 4 है और वो इस वेक्टर की डायरेक्शन में है, इस वेक्टर की डायरेक्शन में है। यानी हमने एक और वेक्टर निकालना है जिसकी मैग्नीट्यूड हमें पता थी लेकिन और उसकी डायरेक्शन पता थी। तो मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी वेक्टर को डिफाइन कैसे किया जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, चूंकि जो वेक्टर हमें रिक्वायर्ड है उसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या है, सपोज करते हैं हमें बी वेक्टर चाहिए, इसकी जो डायरेक्शन है वो a-2b की डायरेक्शन है, यानी कि पैरेलल है एक दूसरे के। तो फिर मुझे ये वेक्टर अगर चाहिए तो मुझे इस वेक्टर का क्या मिल जाए, यूनिट वेक्टर। ठीक है, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिल जाए, इसकी मैग्नीट्यूड तो मुझे पता है। तो इस तरह से हमने डेफिनेशन ऑफ वेक्टर यूज़ करके ये काम करना है। दूसरा पार्ट भी सेम टू सेम है, मैं थोड़ा सा उसको और एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपका ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए कि दो हमें मैग्नीट्यूड तो वैसे भी निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो वहाँ क्यों निकाल रहे हैं। सेकंड पार्ट, a vector whose magnitude is 6। हमने एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसकी मैग्नीट्यूड 6 हो एंड डायरेक्शन किधर हो, डायरेक्शन अपोजिट टू a+2b, a+2b। उसके लिए उन्होंने ए वेक्टर भी दिया है और बी वेक्टर भी दिया हुआ है। ए वेक्टर हमारे इसी सेकंड पार्ट है उसका। ए वेक्टर हमें दिया i-3j और बी वेक्टर हमें क्या दिया, 2i+4j। ये हमें उसने गिवन है। अब आपको करना क्या है, एक वेक्टर निकालना है। वेक्टर निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, हम लेट करते हैं वेक्टर बी है। एक वेक्टर जो हमने फाइंड करना है वो क्या है, बी वेक्टर है। ठीक है, और उसकी मैग्नीट्यूड हमें दे दी है -6, यहाँ अपोजिट का लेफ्ट कर दिया, डायरेक्शन अपोजिट टू दिस। -6 है, ये इसकी मैग्नीट्यूड है। और फिर हमें दूसरी चीज़ क्या चाहिए होती है, इसका यूनिट वेक्टर चाहिए। अब यूनिट वेक्टर होने के लिए हमें इस वेक्टर का तो पता नहीं है लेकिन इसके पैरेलल, ठीक है, ये एक वेक्टर है बी, उसके पैरेलल एक और वेक्टर है, एंटी पैरेलल एक वेक्टर है जिसका नाम है a+2b। चूंकि दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो फिर उनकी जो मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट हो सकती है लेकिन डायरेक्शन भी डिफरेंट हो सकती है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम हो सकती है। हम यहाँ पर बेसिकली डेफिनेशन लेकर चलेंगे। डेफिनेशन क्या होती है किसी भी वेक्टर की, एक वेक्टर जो हमने फाइंड करना है वो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो हमें जो वेक्टर उन्होंने दिया है इसका, अब हमने इसकी हेल्प से इसकी यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो इसको फिर मैं नाम दे देता हूँ बी का, लेट कर देता हूँ बी का। बी इज इक्वल टू क्या है, a+2b। अब इस वेक्टर का मुझे टारगेट क्या है, यूनिट वेक्टर चाहिए। वेक्टर ही नहीं मेरे पास तो मैं वेक्टर लेके आता हूँ। ए मेरे पास गिवन है
आई माइनस 3j प्लस 2 इंटू 2i प्लस 4j। ये सिंगल वेक्टर बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। अब वेक्टर आ गया, और इसको कर देते हैं i माइनस 3j प्लस 4i प्लस 8j। अच्छा, बी वेक्टर i प्लस i 5i प्लस 3j। इसकी आप क्या निकाल देते हैं, मैग्नीट्यूड 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, या फिर 25 प्लस 9 इज इक्वल टू 34। अब मुझे ये चीज़ मिलने लगी है। ये क्या चीज़ है? ये हमारे पास आ गई है जी, वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। ये आ गया, ठीक है। ये चीज़ तो मुझे मिल गई है, मैग्नीट्यूड हमें दी हुई थी। अब हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होगा? रिक्वायर्ड वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बल्कि रिक्वायर्ड वेक्टर को हम सी का नाम दे देते हैं। अच्छा, रिक्वायर्ड वेक्टर को सी का नाम देते हैं। वो किसके इक्वल है? मैग्नीट्यूड ऑफ, जो हमारा एक उन्होंने वेक्टर दिया था, और इसको मैं ऐसे लिखूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ बी। यूनिट वेक्टर ऑफ बी, ये जो हमारे पास ये वेक्टर था। C इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड हमें दी हुई है 6 माइनस 6 है, और ये कितना है हमारे पास? 5i प्लस 3j डिवाइडेड बाय अंडर रूट 34। तो ये हमारा एक रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया। C इज इक्वल टू -30 माइनस 18j डिवाइडेड बाय 34। इस तरह हमने डेफिनेशन ऑफ वेक्टर से इसको निकालने की कोशिश की है। कोई भी वेक्टर जो किसी के पैरेलल है, सेम ही वेक्टर होगा, जस्ट उसकी मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकती है। मैग्नीट्यूड दे दी थी, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान रखने के लिए आपको पता होना चाहिए, आपने जो भी वेक्टर फाइंड करना है उसकी मैग्नीट्यूड तो दे दी है, लेकिन डायरेक्शन के लिए आपको यूनिट वेक्टर का सहारा लेना पड़ गया। ठीक है, यूनिट वेक्टर ही आपको डायरेक्शन बताता है ना, इसीलिए आपने फिर यूनिट वेक्टर निकाल लिया इस वेक्टर का। इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल के इस मैग्नीट्यूड से डायरेक्ट करें तो आपको रिक्वायर्ड वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड वेक्टर को आप नाम कोई भी दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोबारा मैं इसको देख लेता हूँ। आपको जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो किसके इक्वल होता है? रिक्वायर्ड वेक्टर कोई भी है, एक तो उसकी मैग्नीट्यूड होती है, ठीक है, और दूसरी उसकी डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन कौन बताता है? डायरेक्शन आपको यूनिट वेक्टर बताता है। जैसे यहाँ पर -6 में इसकी मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, डायरेक्शन क्या बताएगा? a प्लस बी टू बी, जो भी है उसका यूनिट वेक्टर बताएगा। और -6 इंटू इसका यूनिट वेक्टर कैसे आएगा? a प्लस 2b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस 2b। तो बेसिकली आपने यही चीज़ें कैलकुलेट की हैं यहाँ पर। आसान अगर आप समझना चाहते हैं, कोई भी वेक्टर जो है वो किसके इक्वल होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के इक्वल। मैग्नीट्यूड उन्होंने हमें दे दी है, डायरेक्शन के लिए आपको यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है, और ये यूनिट वेक्टर ये आपके पास कैसे आता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। आई होप कि आपको
कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा, नहीं तो आप कमेंट्स बॉक्स में चैट करके मुझसे पूछ कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 के लिए दो अलग कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को करने से पहले आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का कंसेप्ट थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। सपोज करें आपके पास एक वेक्टर है, इसको मैं नाम दे देता हूं वेक्टर ए का। ठीक है, अगर मैं इस वेक्टर के इसको ओ, इसका पी का नाम देता हूं, इधर से मैं परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो ये मेरे पास एक्स डायरेक्शन में एक कंपोनेंट इसका मिल जाएगा, इसको मैं ए एक्स का नाम दूंगा। इसी तरह यहां से मैं अगर वाई एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, जिस पे मैं कंपोनेंट ड्रा कर देता हूं, तो इसको मैं नाम दूंगा वाई कंपोनेंट का। यानी ए और एक्स जो है वो इसके एक्स और वाई कंपोनेंट है। अगर एक ए जो है एंगल बना रहा है थीटा डिग्री विद एक्स एक्सिस, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ए, वो किसके इक्वल होगा? ए एक्स प्लस ए वाई। अब ए एक्स कैसे निकालेंगे आप? ए एक्स निकालने के लिए आपको cos थीटा का यूज करना पड़ेगा। cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू बेस यहां पर ए एक्स है और हाइपोटेन्यूज यहां पर ए है। तो ए एक्स क्या मिल जाएगा आपको? ए cos थीटा। इसी तरह y कंपोनेंट्स के लिए आपको साइन थीटा का यूज करना पड़ेगा। ए वाई यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन थीटा ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, आपको शायद नजर नहीं आ रहा। ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, ए वाई आपको मिल गया। ये दो कंसेप्ट यहां पर यूज होंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का। ये एक कंसेप्ट है और दूसरा आपके पास बेरिंग का कंसेप्ट है, वो आपने 9th में पढ़ा है, उसको मैं साथ साथ करा दूंगा। तो फिलहाल ये दो कंपोनेंट्स आपने याद रखने हैं। ए एक्स इज इक्वल टू ए कास थीटा और ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ये दो चीजें आपको पता हो, ताकि यहाँ पर हम क्वेश्चन में लगाएंगे तो फिर आपको ये आती हो। तो यहाँ पे इनको अलग से लिख देता हूँ। ए एक्स इज इक्वल टू ए कास थीटा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। उसके बाद आ जाते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में देखें आप, आपको कहा गया एक एरोप्लेन लीव्स कर रहा है एट द बेरिंग ऑफ 45 डिग्री। तो पहले मैं एरोप्लेन का वो बनाता हूं। एक एरोप्लेन है जो कि बेरिंग कर रहा है 45 डिग्री की। ये एक्स, ये आप कह दें वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट और ये साउथ। एरोप्लेन जो है वो बेरिंग कर रहा है 45 डिग्री। अब बेरिंग 45 डिग्री आप कैसे ड्रा करते थे? आप नॉर्थ से चलना शुरू करते हैं और उस वेक्टर के पास जाकर रुक जाते हैं। ये आपके पास बेरिंग आ गई है 45 डिग्री एट 380 माइल्स पर आवर। अब स्पीड उन्होंने दे दी है v इज इक्वल टू 380। अब आपको एक्चुअल एंगल कैसे मिलता है? एक्चुअल एंगल आप स्टार्ट करते थे एंटी क्लॉकवाइज यानी ईस्ट से स्टार्ट करते हैं, तो ये आपको एक्चुअल एंगल मिलता है। अब ये टोटल एंगल कितना है? 90 डिग्री का। तो एक्चुअल एंगल कितना मिल जाएगा? 90 माइनस 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री का मिल गया। ये पहले जहाज का जो एरोप्लेन है उसका हमने
इक्वेशन बनाने की कोशिश की है। अब यहाँ एंगल तो मिल गया आपको, एक्चुअल एंगल, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ गिवन डेटा बेरिंग कितनी है 45 डिग्री और एक्चुअल एंगल कितना मिला मुझे, वो भी 45 डिग्री का है। ठीक है, 90 माइनस 40। अब मैं इसको रेस कर रहा हूं। अब यहां पर आ जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हम इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, एक ये वी वाई कंपोनेंट होंगे और ये भी एक्स कंपोनेंट होंगे। अब जो हमारे पास v है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, वो कितनी होगी, v इज इक्वल टू वी एक्स प्लस वी वाई, एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट। अब मैंने आपको बताया था एक्स कंपोनेंट क्या होते हैं, कास थीटा, तो मैं इसको लिखूंगा वी कास थीटा प्लस इनटू आई लिख देता हूं, प्लस वी साइन थीटा, चूंकि ये वेक्टर है तो इनटू जे। अब मेरे पास सारा डेटा है, मैं उसका लिखना चाहता हूं। v इज इक्वल टू, वी हमारे पास कितनी है 380 कास थीटा यानी कास ऑफ 45 डिग्री प्लस फिर 3 इंटू आई लिख देता हूं, 380 इंटू साइन ऑफ 45 डिग्री इंटू जे। अच्छा, v इज इक्वल टू 380 इंटू कास 45 आप कैलकुलेटर में पुट करें तो आपको आंसर मिलेगा 268.7 आई प्लस इसका भी यही आता है 268.7 जे। ये हमें मिल गया वेलोसिटी का वेक्टर। अब हम बात करते हैं एरोप्लेन की, विंड की। दूसरा पार्ट इसका विंड से रिलेटेड है। विंड में देखें आप, द विंड इज ब्लोइंग एट बेरिंग ऑफ 135 डिग्री। 135 डिग्री कहाँ पे होना चाहिए, ये अगर 90 है तो ये हमारे पास 45 डिग्री है, तो मैं इसको विंड को यहाँ से डिनोट कर देता हूँ। यहाँ पर 90 प्लस 45, तो ये इसका बेरिंग आ गया 135 डिग्री। ये उन्होंने कहा है बेरिंग ऑफ विंड। विंड हमेशा नॉर्थ से चलते हैं, आप जहां तक वेक्टर है वहां तक जाएंगे। अब मुझे एक्चुअल एंगल चाहिए। एक्चुअल एंगल कैसे मिलेगा, इसको मैं इधर एंटी क्लॉकवाइज लेके चलता हूं यहां तक। टोटल एंगल कितना होता है एक सर्कल का 360, उसमें से मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा, देखें यहां से यहां तक का एंगल माइनस करना पड़ेगा और वो कितना है 45 डिग्री। अब एक्चुअल एंगल के लिए मुझे 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री आपको दे चाहिए। बेरिंग तो उसकी 135 है, तो ये कितनी आ जाती है 315 डिग्री। अब एक्चुअल एंगल मुझे मिल गया। अब ये क्या है, विंड है। इसको भी मैं दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देता हूं। ये y कंपोनेंट है वी डब्ल्यू वाई, और ये इसका x कंपोनेंट होगा। अब यहाँ पे एंगल आपने नोट कर लिया, मैं इसको रेज कर रहा हूं ताकि आपकी जो अगली चीज है वो समझने में आपको मसला ना आए। ठीक है, ये वी डब्ल्यू एक्स। अब यहाँ देखें आप, ये भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का कंसेप्ट यहाँ पर चलेगा। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की हेल्प से हम W जो है वो उसकी निकालने की कोशिश करते हैं। अब वेलोसिटी ऑफ विंड W किसके इक्वल होगी, WX प्लस WY। फॉर्मूले वही चलेंगे, W इज इक्वल टू W cos थीटा प्लस W साइन थीटा, इसके साथ I और इसके साथ J, क्योंकि ये X कंपोनेंट है, X कंपोनेंट के साथ I लगता है।
W इज इक्वल टू, W कितनी है यहाँ पर, स्पीड कितनी है विंड की एट अ बेरिंग 50 cos ऑफ 315 प्लस 50 साइन ऑफ 315 डिग्री। यहाँ पे आप ये देखें तो ये क्वाड्रेंट नंबर 4 होता है। क्वाड्रेंट नंबर 4 में साइन थीटा नेगेटिव होगा, इसलिए इसका जो आंसर आएगा इसके साथ हम नेगेटिव लगाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको मजीद ऊपर लिखता हूँ, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको मजीद जो है चीज़ें इसकी ऊपर लिखूंगा। ये चीज़ मुझे चाहिए, इसको मैं रहने देता हूँ। अच्छा, W विंड की जो स्पीड है वो कितनी आ गई, 50 cos 35, तो ये बनती है 35.3 इंटू आई। ठीक है, cos 35 के साथ आई लिखना है, आई और इसके साथ जे लिखना है, प्लस इसकी माइनस में आ रही है क्योंकि ये क्वाड्रेंट नंबर 4 है, तो ये भी इतनी बनती है 35.36 जे। अब जो नेट वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, नेट वेलोसिटी को जरा हम देखते हैं। नेट वेलोसिटी में अगर आप फिर से डायग्राम को हम स्टडी करें तो इसकी दो वेक्टर्स हमारे पास ऐड हो रहे हैं। एक वेक्टर है इसका एयर का और दूसरा वेक्टर किसका है, विंड का। यानी एयर का कुछ इसका ये यूं था, ठीक है, और अगर विंड की बात करें तो वो कुछ ऐसे था। जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, रिजल्टेंट वो कैसे आएगा, ये आपके पास v है और ये क्या है, w। ठीक है, आप इसको इधर बेरिंग इसकी बना सकते हैं चाहें तो, विंड की। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो इन दोनों का एडिशन होगा, ये आपके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, वो इन दो का एडिशन होगी। रिजल्टेंट कैसे आएगी, रिजल्टेंट आएगा आपके पास दिस प्लस दिस, यानी v ऑफ दिस वेक्टर ऑफ v प्लस वेक्टर ऑफ w। अब वेक्टर आपको पता है, इसके वेक्टर इसका कितना है 268.7i प्लस 268.7j। ये मेरे पास v के वेक्टर था। अब प्लस w वेक्टर क्या है मेरे पास 35, 3i माइनस 35.36j। इन दोनों को आप ऐड करने की कोशिश करते हैं, 268.7i माई प्लस 35.3i, आई को आई में ऐड करेंगे, फिर 268 था 0.7j माइनस 35.36j। इन दोनों को हम ऐड करने की कोशिश करते हैं, इनको ऐड करेंगे तो तकरीबन बनता है 304 पॉइंट समथिंग, 304 या 305 बनता है, चेक कर लेते हैं। 268.7 प्लस 35.3, तकरीबन 304 बन रहा है आई, प्लस इसको माइनस करते हैं तो ये मेरे पास कितना बनता है 233 ऑलमोस्ट। आप एग्जैक्ट चेक कर सकते हैं जे। चूंकि मुझे उन्होंने कहा स्पीड फाइंड करें, रिजल्टेंट स्पीड, तो मैं फिर क्या करूंगा, इसकी मैग्नीट्यूड ले लूंगा, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, क्योंकि मुझे तो ये आई 304 का स्क्वायर प्लस 233 का स्क्वायर, इसको अगर आप सॉल्व करें तो तकरीबन
बनता है 383 या 384 ऑलमोस्ट माइल्स पर आवर। होप क्या 20 है। ट्रक लीव्स द ड्राई पोर्ट एट अ बेरिंग ऑफ 30 डिग्री एंड ट्रेवल्स 15 किलोमीटर। एक ट्रक है जो कि ड्राई पोर्ट, सपोज करते हैं ये हमारे पास ड्राई पोर्ट है, यहाँ से एक ट्रक 30 डिग्री बेरिंग के साथ, 30 डिग्री बेरिंग ये नॉर्थ अगर मैं ले लेता हूँ, ये ईस्ट ले लेता हूँ, तो फिर यहाँ से इसका बेरिंग बनता है यहाँ पर 30 डिग्री बेरिंग उसका है, और वो कवर कर रहा है डिस्टेंस 15 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो ये इसका डी है, ठीक है। डी को हम दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। डी जो है हमारे पास 15 किलोमीटर है, इसके मैं दो कंपोनेंट्स बना देता हूँ। ये इसका वाई कंपोनेंट है और ये इसका एक्स कंपोनेंट। अब यहाँ पर हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की हेल्प से इसका बाकी कुछ करना है, लेकिन उससे पहले एंगल का पता हो। अगर बेरिंग ये है तो एक्चुअल एंगल कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 30 और 90 में से 30 निकाल दें, ये 60 डिग्री आ जाएगा। ये पहला पार्ट है इसका, ठीक है। तो हम इसको D1 का नाम दे देते हैं। D1 किसके इक्वल होगा, D1x प्लस D1y, और i x के साथ i, y के साथ j। अब D1 इज इक्वल टू 15, D1 cos थीटा हो जाता है, ये हो जाता है D1 cos थीटा इंटू आई प्लस D1 साइन थीटा इंटू जे। वैल्यूज पुट करते हैं। D1 इज इक्वल टू D1 टोटल जो D1 हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 cos ऑफ 60 डिग्री प्लस 15 साइन ऑफ 60 डिग्री इंटू आई और इंटू जे। अब आगे इसकी जो वैल्यूज निकालते हैं, 15 इंटू cos 60 डिग्री ये बनती है 7.5i प्लस ये बन जाती है 12.9। ये मैं दोबारा देख लेता हूँ, 15 मल्टीप्लाइड बाय cos साइन 60 डिग्री, तो ये बनती है 12.99। ठीक हो गया। उसके बाद D2 देखते हैं। D2 में वो क्या कह रहा है कि टर्न्स टू द वेस्ट, इसने वेस्ट की तरफ टर्न किया। ये D2 है और कवर किया डिस्टेंस उसने 8 किलोमीटर। इसके भी दो कंपोनेंट्स बना देते हैं, ठीक है। ये इसका y कंपोनेंट आ जाएगा D2y, और ये इसका x कंपोनेंट आ जाएगा D2x। अब एंगल की बात करें तो यहाँ से उसने चलना शुरू किया तो एक्चुअल एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज ड्रा करते होते हैं। ये कितना बन रहा है, 180 डिग्री। उसने दिया तो नहीं है, लेकिन हमें यहाँ से अंदाज़ा हुआ कि उसने, चूँकि बेयरिंग का तो बताया नहीं है, उसने कहा डायरेक्ट वेस्ट की तरफ वो टर्न कर गया, तो इसका एंगल जो है वो कितना बन जाएगा, 180 डिग्री। सो D2xi प्लस D2yj, इसको हम क्या लिख सकते हैं, D2 cos थीटा आई प्लस D2 साइन थीटा जे। अब D2 कितना है, 8 किलोमीटर, 8 इंटू cos ऑफ 180 डिग्री प्लस D2 80 है साइन ऑफ 180 इंटू जे। अब cos 180 होता है -1, तो ये आ जाएगा -8i प्लस ये 0 होता है तो 8 इंटू 0 जे।
हमारे पास क्या आ जाएगा, -8i प्लस 0j। अब जो रिजल्टेंट डिस्टेंस है वो आपके पास कैसे आएगा, देखें रिजल्टेंट डिस्टेंस ड्राई पोर्ट से वो पूछ रहे हैं, तो इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हेड टू टेल रूल से मैंने ऐड किया, पहला वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। सो टोटल डिस्टेंस या फिर रिजल्टेंट डिस्टेंस, इसको मैं डी से डिनोट करता हूँ, रिजल्टेंट डिस्टेंस क्या होगा, रिजल्टेंट डिस्टेंस ड्राई पोर्ट से एंड पॉइंट तक d1 प्लस d2। ये चूँकि वेक्टर हैं तो इसके ऊपर एरो डाल दें। d1 हमारे पास कितना है, 7.55 प्लस 12.99j प्लस आगे -8i प्लस 0j। टोटल करें तो ये देखें, i को i से माइनस करें, 0.55 प्लस 12.99j, क्योंकि 0 इसमें ऐड हो रहा है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड। d मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाएगा, -0.5 का स्क्वायर प्लस 12.99 का स्क्वायर, तो d मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा, ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर। क्या कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। अब उसने ये भी कहा फाइनल बेयरिंग भी पता करें, फाइनल बेयरिंग भी पता करें। तो फाइनल बेयरिंग कैसे आती है, ये जो फाइनल वेक्टर आया हमारे पास, इसी की इससे निकालते हैं। डायरेक्शन जब भी देखनी होती है हमने tan थीटा यूज़ करते हैं। ये बेसिकली एंगल फाइंड करने के लिए। आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर चूँकि आपने ज़्यादा नहीं पढ़े, यहाँ जस्ट मैं आपको ये बता देता हूँ, tan थीटा जो है वो असल में डायरेक्शन बताएगा या फिर बेयरिंग फाइनल बताएगा। ये होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर j और बेस जो है वो i होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है 12.99 ओवर -0.5। थीटा निकालते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 12.99 ओवर -0.5। इसका फाइनल आंसर हम निकालने की कोशिश करते हैं। tan इनवर्स 12.99 डिवाइडेड बाय ये आता है -87। थीटा कितना आया, -87.7। क्योंकि नेगेटिव तो नहीं होता थीटा, तो हम इसको फिर 180 से माइनस कर देते हैं। 180 माइनस 0.8 माइनस 87.7, तो हमारा आंसर आ जाएगा, तकरीबन बनता है 92.2 डिग्री। ये था क्वेश्चन नंबर 20। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। आसान सा क्वेश्चन है। इससे पहले आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मैंने कंसेप्ट दिया है 19 में एक क्वेश्चन में, वो आपको आना चाहिए। इसके बाद तभी ये क्वेश्चन आपसे हो पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 7.2 के साथ।